हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जुलाई ऑफ 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने लैंड यूज और लैंड कवर में क्या चेंजेज हुआ है इसको लेकर के इसको समझने के लिए 1920 से 2015 के ईस्टर्न घाट के सैटेलाइट इमेजेस और मैप्स का यूज करके स्टडी किया है कि ईस्टर्न घाट में इस समय के दौरान क्या क्या चेंजेज हुए हैं, लैंड यूज में और लैंड कवर में किस तरीके से पैटर्न में बदलाव आया है। इसी को लेकर के ये स्टडी की गई है और इसी को लेकर के ईस्टर्न घाट जो है वो न्यूज़ में है। अब ईस्टर्न घाट के हम मैप को देखेंगे और समझेंगे कि ईस्टर्न घाट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। देखो, जो ईस्टर्न घाट है वो हमारे इंडिया के 5 स्टेट उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसमें एक्सटेंडेड है और ये हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे जो हमारा क्लाइमेट है उसको मॉड्यूलेट करने में, इसके अलावा ट्रीज में जो स्टोरिंग एनर्जी है इसको बनाए रखने में और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टोर करने के लिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। इसके अलावा अगर मानसून की बात आए तो दोनों ही मानसून, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है और साउथ वेस्ट जो मानसून है, उन दोनों ही मानसून को ब्रेक करने का ये रोल प्ले करते हैं और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके एक्सटेंट के बारे में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो फैलाव है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है 40%। इसके बाद में तमिलनाडु और उड़ीसा में 25% पाया जाता है और कर्नाटका और तेलंगाना में इसका एक्सटेंशन है 5%। मतलब वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वो इस एरिया में इतने परसेंट में प्रेजेंस पाई जाती है। देखो, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा आप ये पाओगे जो ईस्टर्न घाट है वो रेगुलर नहीं है, मतलब छोटी छोटी हिल्स में यहाँ पर बटा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो एल्टीट्यूड में भी आप बात कर लो, चाहे हाइट में बात कर लो या फिर विड्थ में बात कर लो, दोनों में ही एक्सट्रीम है कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होने का मेन कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन इस साइड से होता है और उसके बाद में वो जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब अपना जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में वो डालती हैं। अब जब रिवर यहाँ पर बहेगी तो रिवर का आप मेजर कैरेक्टरिस्टिक आप मानते हो कि वो समय के साथ में इरोड करना स्टार्ट कर देती है। यही मेजर रीजन है कि जो ईस्टर्न घाट्स है इसके बहुत सारे पार्ट जो हैं वो आपस में टूट गए हैं, उनमें कनेक्टिविटी नहीं है और एक रेगुलर ईस्टर्न घाट की जगह पर आपको टूटे हुए रूप में ईस्टर्न घाट मिलेगा। इनके बीच में से ये जो रिवर हैं वो अपना वाटर ला करके बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। इस तरीके से ये ईस्टर्न घाट का फैलाव है। अब देखो, ईस्टर्न घाट्स का हमने मॉनसून में एक कनेक्टिविटी देखी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनसून फिनोमिना है वो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसी के बीच में पाया जाता है। अब मॉनसून में क्या होता है, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स मॉनसून, मतलब समर के समय में हमारे यहाँ मॉनसून जाता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, और नॉर्थ ईस्ट सितंबर टू अक्टूबर के बीच, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, सितंबर से नवंबर के बीच में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसको मॉनसून रिट्रीटिंग भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं वो मॉइस्चरलेस होती हैं। अब मॉइस्चरलेस होती हैं तो वो यहाँ पर आकर के जब बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं, तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल गर्म एरिया, तो यहाँ से मॉइस्चर लेती हैं और यहाँ पर के आकर के जब तमिलनाडु के कोस्टल वाले एरियाज में ईस्टर्न घाट से टकराती हैं तो इस एरिया में क्या होती है, बारिश होती है। तो अगर ईस्टर्न घाट नहीं होते तो तमिलनाडु वाला जो रीजन है वो ड्राई रीजन होता, यहाँ जो रेन है वो हो ही नहीं पाती। तो ये नॉर्थ ईस्ट जिसको रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से जाना जाता है वो जब यहाँ आकर के टकराती हैं तो इसकी वजह से इस एरिया में बारिश हो पाती है। अब दूसरी बात करते हैं, समर की बात करते हैं। समर सीजन में क्या होता है, जो ITCZ है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो, ये जो मॉनसून है ये हमारा स्टैटिक पार्ट है,
जब हम स्टैटिक ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं, वैसे हम अपना स्टैटिक पार्ट साथ में लेकर के चल रहे हैं, पॉलिटी और अभी ज्योग्राफी। अब इसके साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी में जब हमारा मॉनसून पार्ट आएगा तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ITCZ यहाँ होता है समर सीजन के समय में। अब जब ITCZ यहाँ से होता है तो देखो यहाँ पर से हमारे यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, इक्वेटर वाला रीजन गुजरता है। अब ये क्या होता है कि समर सीजन में जब ट्रेड विंड्स चलती हैं, जो मॉनसून विंड्स चलती हैं, तो वो होती हैं साउथ ईस्ट। अब जैसे ही इक्वेटर से गुजरती हैं, इक्वेटर से पास होती हैं, तो एक रूल लगता है कि इक्वेटर से जैसे ही ट्रेड विंड्स गुजर रही हैं तो वो कोरोलियस फोर्सेज की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। साउथ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो जाती है। अब जैसे ही साउथ ईस्ट ये होती है, यहाँ वाला जो रीजन है ना, ये है साउथ ईस्ट, और जैसे ही इक्वेटर से पास होती है कोरोलियस फोर्सेस की वजह से ये हो जाती हैं साउथ वेस्ट। हमारे इंडिया में मानसून आता है साउथ वेस्ट, जैसे ही इंडिया के इस पार्ट से टकराएगा, यहाँ पर हैं बहुत सारी हिल्स, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर हैं ईस्टर्न घाट। इसकी वजह से टकराने की वजह से ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपको मिलेगा यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये जो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो यहाँ पर ईस्टर्न घाट के बिल्कुल पैरेलल से पास हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी वजह से पैरेलल से पास हो जाती है तो इस एरिया में बारिश नहीं हो पाती है। तो अगर ईस्टर्न घाट नहीं होते तो तमिलनाडु वाला जो रीजन है वो ड्राई रीजन रह जाता। अब आगे हम देखें, बहुत सारी इसकी हिल्स हैं ईस्टर्न घाट की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके नाम आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी का पैटर्न आप देखोगे तो यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं कि आपको हिल्स दे देंगे, उनको नॉर्थ टू साउथ आपको दे देंगे कि इनको मैनेज करो। इसके अलावा पूछ लेंगे कि ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी जो हिल्स हैं वो बिलोंग करती हैं। तो बहुत सारी हिल्स हैं, लेकिन कुछ हिल्स ऐसी हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि पालानी हिल्स, सिरुमली हिल्स, इसके अलावा ये देखो पंचाई मलाई हिल्स, सेवरोई हिल्स, जावादी हिल्स, नागेरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, नल्लामला हिल्स एंड नर्दर्न सरकार्स। इसके अलावा शेषाचलम हिल्स है, ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स जहाँ पर वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है वो आपस में जाकर के मिलते हैं। डोडा बेटा, अनामलाई हिल्स, अनाईमुडी और कार्डेमम हिल्स, सदर्न मोस्ट जो हिल्स पाई जाती हैं ये कार्डेमम हिल्स हैं। तो ये हमने जो मेजर हिल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इनके नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है पालानी हिल्स, सेवरो हिल्स, जावादी हिल्स, नागारी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेनुकोंडा एंड नल्लामला हिल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम में याद रहती है, इनको आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकती हो। तो ये हमने ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे इंडिया के लिए ईस्टर्न घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है टोक्यो ओलंपिक से। सभी को खुशी की बात है कि हमारे इंडिया को पहला मेडल मिला है टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से को एक्सटेंड कर दिया गया और अब 2021 में ये हो रहा है। इसमें हमारे इंडिया की मणिपुर गर्ल मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो इंडिया के लिए काफ़ी खुशी की बात है। बी प्राउड एज इंडियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल। इसके अलावा अभी देखना होगा, टोक्यो में हमारी बहुत सारी एस्पायरेशंस हैं, देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में किस किस एरिया में इंडिया को मेडल मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर वैक्सीन की बात की गई है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बोला कि हमारे इंडिया में जब से वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारी पावर को हैंडल करेगा, लेकिन उसमें कुछ एक डाटा फिक्स किया गया था, एक कोटा फिक्स किया गया था कि 25% जो है वो वैक्सीनेशन करवाएगा प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव में कमी आई है। हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये भी स्टेटमेंट आया कि चाहे आप किसी भी सेक्टर में अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाओ, इंडिया में सभी को फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। 31 दिसंबर तक ये टारगेट लिया गया है कि सभी हमारे जो एडल्ट हैं उनको एक वैक्सीनेशन की डोज दी जा सके। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, इनको दोनों डोज भी इतने समय में दी जा सकेगी।
यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि 26 जून से 23 जुलाई के बीच में 26 जून को 6.4 मिलियन डोजेज एक दिन में दी गई थी और 23 जुलाई को 4 मिलियन डोजेज दी गई हैं। मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। नेक्स्ट न्यूज, तालिबान को लेकर के बोला गया है। देखो, तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस और उसकी एलाइड सर्विसेज यहाँ से पीछे हटी, तालिबान जो है वो दोबारा से पावर में आने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर के हमारे जो कश्मीर वाला रीजन है उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि हो सकता है एक समय के साथ में हमारे यहाँ पर इंसर्जेंसी दोबारा से क्रिएट हो जाए। इसके लिए काफ़ी एक फियर की भावना है कि इंडिया में टेररिज्म जो है वो दोबारा से एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अभी ऑफिशियली ये न्यूज़ आई है, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आया है कि अभी हमारे इंडिया को ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में तालिबान की वजह से कश्मीर में इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है कि दोबारा से जो टेरर ग्रुप्स हैं वो दोबारा से अफगानिस्तान में ग्रो ना हो सके, उनको काउंटर किया जाए। तालिबान को भी एक जो मतलब एग्रीमेंट वाली जो बात है, बहुत सारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो बातचीत का दौर अपना रही हैं, बातचीत के दौर से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। जब भी आपने हिस्ट्री को आप पढ़ोगे आप ये मानोगे कि जब भी वायलेंस का यूज़ किया गया है कहीं पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाई है। तो अब शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि तालिबान से एक एग्रीमेंट हो सके, एक मीडिएशन वाला जो रास्ता है उसको अपनाया जा सके। 20 ईयर्स तक यहाँ पर यूएस रह के गया, उसकी सेना रह के खूब अटैक किया गया, काउंटर अटैक किया गया, लेकिन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूएस यहाँ आया था वो प्रॉब्लम अभी भी वैसे के वैसे फॉर्म में है, बल्कि समय के साथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको टेररिज्म में देखने को मिला होगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, वेस्ट बंगाल में एक फ्रेश लिस्ट वीआईपी और ऑफिशियल्स की एक फ्रेश लिस्ट जारी की गई है। इसमें ये बोला गया है कि कौन से किन वीआईपी को लाइट लगी हुई गाड़ी मिलेगी। तो उसमें गवर्नर और जो अपोजिशन लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली, इन दोनों को इन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। देखो, ये जो पोस्ट है वो भी वीआईपी पोस्ट है। गवर्नर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आपको ये बताना है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो पोस्ट है वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंक्लूड किया था। ओके, ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 के तहत जो गवर्नर है उसको सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो गवर्नर है और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो नीति अपनाई गई है वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना वो इफेक्ट करती हैं आपको। एक जो भेदभाव वाली जो चीज़ें हैं वो आप में इम्प्लीमेंट होती हैं, और इम्प्लीमेंट जब होती हैं जब आप लिबरल होकर के सोच नहीं पाते हो। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली में कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको धीरे धीरे खोला जा रहा है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मेट्रो ट्रेन्स और पब्लिक जो बसेज हैं उनको छूट दे दी है कि आप फुल कैपेसिटी के साथ में अपने आप को रन कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए सेकंड पेज पर न्यूज़ है एनजीटी को लेकर के। अभी दिल्ली में एक छोटी सी फैक्ट्री, उसमें फायरिंग का केसेस सामने आते हैं। तो इसमें देखा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि एक जॉइंट पैनल बनाया जाए, वो इस फैक्ट्री में जाकर के डिस्कस करे, पता लगाए कि क्या कारण रहा। क्योंकि देखो, ये जो फैक्ट्री एरिया है वो बिल्कुल पॉपुलेशन वाले एरिया में है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर दराज वाले एरिया में है, पॉपुलेशन वाले एरिया में है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है, फायर वाली प्रॉब्लम बढ़ती, तो बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो इससे इफेक्ट होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पर ये कमेटी जाएगी, पता लगाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनजीटी है वो एक ऑर्डर निकालेगा और उस ऑर्डर को सभी जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, ताकि फायर वाली जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से ना हो सके, ये जो इशू है वो दोबारा से क्रिएट ना हो, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली के मिनिस्टर हैं मिस्टर सिसोदिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वहाँ के मनीष सिसोदिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एलजी के थ्रू दिल्ली के जो भी राइट्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश करती है। मनीष सिसोदिया ने बोला कि जब पॉपुलेशन ने आपको डायरेक्ट इलेक्ट किया है तो आपके पास में बहुत सारी पावर्स हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हम यूटी हैं और सेंटर के पास भी कुछ पावर है यूटी के ऊपर
रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप अपना कोई अपॉइंट यहाँ पर करोगे और उसके थ्रू लोगों की जो भावनाएं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों ने अगर आपको इलेक्ट किया है तो लोगों का मतलब आप में विश्वास है। तो आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर के बार बार आरोप लगाती है कि लोगों का हमें फेथ था तभी तो हमें इलेक्ट किया है ना, लेकिन लोगों ने हमें इलेक्ट किया और हम वो काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम नहीं करने देती है तो इससे लॉस किसका है, आम आदमी पार्टी का है। एक तरीके से ये आरोप लगाया जाता है मनीष सिसोदिया के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है दिल्ली यूटी के द्वारा कि उनके जो भी इशू हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के है। राजस्थान जो हमारा स्टेट है, वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में म्यूकोरमाइकोसिस को इंसर्ट कर लिया है। म्यूकोरमाइकोसिस आपको पता है, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है और कोविड का पोस्ट इफेक्ट के रूप में ये सर्ज होकर के आया है। तो म्यूकोरमाइकोसिस को जब इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया तो अब इससे कोई भी इफेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। गवर्नमेंट ने देखो, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग 1.20 लाख पीपल को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। मतलब 3 महीने हुए हैं सिर्फ इस स्कीम को लॉन्च किए हुए, और इतने लोगों को यूज़ किया जा चुका है। हेल्थ कार्ड के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं लोग और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो, इस तरीके की जो योजना होती है ना, जो अच्छा वर्क करती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको आया कि हेल्थ के एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स क्या क्या कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि स्टेट्स में जैसे राजस्थान में इस तरीके की योजना चलाई जा रही है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप कहीं नोट करके रखा करो। मेंस में आप जब आंसर लिखते हो तो ये जो पॉइंट्स है वही फॉर्डर पॉइंट्स के रूप में आपको यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से आओगे और कहीं से कुछ आएगा, उसको एक साथ आप यूज़ करोगे, उनको एक साथ पढ़ोगे और फिर एक साथ इम्प्लीमेंट कर दोगे। बहुत धीरे धीरे जो है वो आपका जो भी कंटेंट है वो समय के साथ में धीरे धीरे डेवलप होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होएगा। तो आप ये जो फोल्डर पॉइंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं राइट डाउन किया करो, काफ़ी काम आते हैं आपके। और जब आप एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स लिखते हो, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यूज करते हो, अब ऐसा भी नहीं है कि हर बिना पूछे ही यूपीएससी ने कुछ पूछा ही नहीं है, स्टेट पीसीएस में जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कुछ पूछा ही नहीं और बेमतलब में अपनी जो भी नॉलेज है उसको उंडेल रही हो। ऐसा वॉमिटिंग भी नहीं करना है हर जगह, लेकिन जब पूछा जाए तो अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप आंसर लिखते हो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है आपको मार्क्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया में यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर आकर के वो किस किस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो राइट्स इश्यू हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यू, इनके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। ब्लिंकेन जो है वो इसको रेज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स इशू। इसके अलावा जो पिगेसस स्पाईवेयर है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस किस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ उन्होंने बोला कि अभी सेंट्रल इस प्रपोजल के ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर रही है। हमारे इंडिया में, यहाँ देखो, हमारे इंडिया में सन 2000 में इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को फ्रेम किया गया था और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको बनाया गया था ताकि लंबे समय में हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को अचीव कर सकें 2045 तक। इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए थे अंडर द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टुवार्ड्स दिस। इनमें से जो इनिशिएटिव है ना, जैसे मिशन परिवार विकास टू इंक्लूड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट इन 7 हाई फोकस स्टेट्स, एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस बाय मेकिंग कॉन्डोम्स, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रा अल्ट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड स्टेरिलाइजेशन मोर एक्सेसिबल। ये सारे डिवाइसेज यूज किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बोला गया कि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 से 2.2 2005-06 में जब हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd कंडक्ट हुआ था, उस समय हमारी जो
फर्टिलिटी रेट थी वो 2.7 थी। अब 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th जब कंडक्ट हुआ तो उस समय हमारी फर्टिलिटी रेट है 2.2, मतलब फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हुई है। इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी समय के साथ में कंट्रोल होने की कोशिश की जा रही है। 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ने में से 28 जो हैं उन्होंने तो अपनी फर्टिलिटी रेट को 2.1 या इससे भी कम कर लिया है। ओके, 2005 से 2018 के बीच में अगर आप क्रूड बर्थ रेट की बात करोगे तो 23.8 से 20.0 डिक्लाइन हुई है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कायरो 1994 टू विच इंडिया इज ए सिग्नेटरी is unequivocally against coercion in family planning, said डॉक्टर पवार। मतलब इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इंडिया को इस जो भी पॉपुलेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लॉज एंड रेगुलेशन आते हैं वो इंडिया को मानना होगा। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, दैट एनी कोर्सन और डिक्टेट टू हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लेड टू डेमोग्राफिक distortions like sex selective abortions, abandonment of the female child and even female infanticide due to intense son preference, all of which eventually resulted in a skewed sex ratio, the minister said in his written reply। ये क्वेश्चन किया गया था और उसमें मिनिस्टर ने अपना रिटर्न रिप्लाई दिया है कि ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से इंडिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अभी G20 की एनर्जी मीटिंग होती है और इसमें हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें कंक्लूजन क्या सामने आया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बार बार कोशिश करती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन होता है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन इंडिया के द्वारा ये बोला जाता है कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो तो अभी एमिशन करेंगी। अरे भाई उन्होंने तो ग्रो करना स्टार्ट किया है, आप जो काम पहले 50 साल पहले कर चुके हो वो तो डेवलपिंग कंट्रीज में स्टार्ट हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने तो रिसोर्सेज को यूज कर लिया है ना। अब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आई तो आपने बोल दिया कि नहीं ये तो कंट्रोल किया जाए, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। ये इंडिया के कुछ व्यू हैं, इसमें यह भी बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी को हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्री कवर को बढ़ाया जाए। अब ट्री कवर जब बढ़ेगा तो कार्बन जो एमिशन जो होता है उसको काउंटर किया जाएगा, उसको मतलब जो ट्रीज हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो मेजर कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसके ऊपर भी हम वर्क कर पाएंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 होगी इस साल नवंबर-दिसंबर में, तो उससे पहले ये G20 क्लाइमेट समिट हुई है ताकि कुछ एक रफ आइडिया हो जाए कि COP26 में किस बात के ऊपर डिस्कस होने वाला है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हमने डिस्कस किया था कि हम हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 1.5 टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। देखो अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कल भी हमने डिस्कस किया कि ग्लेशियर जो हैं पोलर रीजन में वो पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो लो एरियाज में जो सिटीज़ हैं वो डूब जाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो ओशंस में पाए जाते हैं वो भी सबमर्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से हैं। चाइना में टाइफून आ रहा है और टाइफून की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ्लड आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर्विलेंस की बात की गई, पेगासस स्पाईवेयर में जो एमनेस्टी है उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं इस तरीके के फ़ोन वालवेयर को उनको बंद करना चाहिए और जो भी ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस हो रहा है इससे उन सबको रोकने की आवश्यकता है। ये जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स क्राइसिस को एक्सपोज करने वाली है। मतलब आप किसी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो और किसी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर ये बोल दिया गया था कि अक्टूबर तक जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखो जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और जब लोगों की जेबों पर भार पड़ता है, लोगों के पर्स में जब पैसे नहीं होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पैंडेमिक के रूप में हमने कोविड को देखा और सभी एरियाज में जो है वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज,
यहाँ देखिए नेक्स्ट न्यूज है, आज संडे है और संडे पर FAQ पेज आता है जिसमें पूरे वीक में कुछ भी पॉइंट्स जो न्यूज़ में रहे उनको लेकर के पूरा डिटेल्ड डिस्कशन उसका किया जाता है। तो 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के, एक ब्रेग्जिट को लेकर के और एक है पिगेसस जो स्पाईवेयर है उसको लेकर के। तो देखो पिगेसस स्पाईवेयर की अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो FAQ पेज है, इसके अलावा यहाँ पर प्रोफाइल पेज आता है, उसमें भी इसी स्पाईवेयर की बात की गई है। तो पहले दोनों को कंक्लूड करके एक साथ इकट्ठा करके इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि NSO जो कंपनी है उसको 3 इजराइल जिनका नाम है न्यू कार्मी, साल्वेव हुलियो एंड ओमरी लेवी के द्वारा 2010 में इनको बनाया गया था। और ये जो NSO नाम है वो इन तीनों के नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना N, S और O, इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। ये जो NSO कंपनी है उन्होंने एक तरीके का पिगेसस बनाया, एक स्पाईवेयर बनाया। कंपनी ने इस एफर्ट्स लगाए ताकि टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके ड्रोन इनकर्जन से फाइट करने के लिए एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड एडवांस डाटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन के लिए। इस कंपनी ने यह बताया कि 40 कंट्रीज में 60 उसके कस्टमर्स हैं और ज़्यादातर इसके जो भी इसके टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। 51% ऑफ इट्स क्लाइंट्स आर इंटेलिजेंस एजेंसी, 38% लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड 11% मिलिट्री। मतलब इस एरिया में इनकी जो टेक्नोलॉजी NSO कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी बनाई उसका यूज इन एरिया में किया जा। ये NSO कंपनी ने बोला जब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की तो उन्होंने ये बताया। अब बात क्या आती है, देखो NSO कंपनी का वैसे तो जो समय है वो ज़्यादा खराब नहीं है। 2012 की बात अगर हम करें तो 2012 में मैक्सिको में एक प्रोटेस्ट होने वाला था और इस प्रोटेस्ट को रोका गया किसकी सहायता से, NSO कंपनी का जो स्पाईवेयर है उसकी सहायता से। तो इसका यूज़ ऐसा नहीं है गलत जगह ही किया गया, बहुत अच्छी जगह भी किया गया है। 2018 की बात है, जमाल खाशोगी, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो एक जर्नलिस्ट थे, उनको सऊदी अरेबिया में इस्तांबुल में जो सऊदी का जो कंसल्टेट है वहाँ पर उनको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। बाद में सामने आता है कि जमाल खशोगी के एक दोस्त हैं, उन दोस्त का जो फ़ोन है वो टैप किया जा रहा था जिनका नाम है ओमार अब्दुलाजी। ये सऊदी डिसिडेंट थे और कनाडा में रह करके ये वर्क कर रहे थे। तो इनका जो सेलफोन है उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनके सेलफोन का टैप किया जा रहा था और उनके सेलफोन में उनकी और जमाल खशोगी की जो बात हो रही थी उसको टैप किया जा रहा था। इसी के द्वारा ये सबसे पहले न्यूज़ में आता है और जैसे ही न्यूज़ में आता है तो इसके ऊपर मतलब इस पॉइंट को लेकर के ये होना स्टार्ट हो जाता है कि ये NSO ग्रुप क्या है, कौन सा स्पाईवेयर इसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लास्ट वीक एक मीडिया कंसोर्टियम ने जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, द वायर, ये सारे इसमें शामिल हैं। वाशिंगटन पोस्ट US, गार्जियन UK और वायर इंडिया, इन तीनों ने मिलकर के बोला कि NSO ने अपने क्लाइंट्स में जो भी सिलेक्टेड किया था उसमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी सर्विलेंस की गई है, उनमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, डिसिडेंट्स, वर्ल्ड लीडर शामिल है, उनका यूज़ किया गया है गलत तरीके से। अब ये प्रॉब्लम उठ के आई है। अब ये जो स्पाईवेयर है ना, इसके ऊपर 2019 की बात है, व्हाट्सएप ने बोला था कि एक ऐसा स्पाईवेयर है लोगों के फ़ोन में, वो मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता, एक मिस्ड कॉल के थ्रू अगर आपके फ़ोन पे कॉल आता है आप उसको उठाते नहीं हैं तब भी आपके फ़ोन में इंसर्ट हो जाएगा और साइलेंटली आपके फ़ोन के जो डाटा हैं वो उठाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जिसका भी फ़ोन है उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसके फ़ोन में स्पाईवेयर है। तो इसमें ये बोला गया है कि इस तरीके की जो सर्विलेंस की जाती है वो गलत है, इलीगल है। हमारे इंडिया में बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे टेलीग्राफ जो एक्ट है उसका यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में यूज़ नहीं किया जा रहा। टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 सब क्लोज 2 इसमें यूज़ किया जाता है कि किसी भी क्लास के मैसेज जो हैं वो गवर्नमेंट उठा सकती है अगर गवर्नमेंट को इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट पर कोई बात लगती है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, इन सबको अगर मेंटेन करना है तो वो डाटा ले सकती है। ठीक है। दूसरा है इंडियन टेलीग्राफ रूल 1951, रूल 419A, इसमें ऑपरेशन, प्रोसेस एंड प्रोसीजर ये इसके थ्रू सामने आया। रूल 419A ये बोलता है टेलीग्राफ रूल्स इन 2007
after the verdict in the People's Union for Civil Liberties versus Union of India case in 1996, in which the Supreme Court said telephonic conversations are covered by the right to privacy, which can be breached only if there are established procedure. Under Rule 419A, surveillance needs the sanction of Home Secretary at the center or state level, but in unavoidable circumstances can be cleared by a joint secretary or officers above if they have the Home Secretary authorization. केएस पुट्टास्वामी में हमारे इंडिया में बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको ब्रीच किया जा सकता है जब इंडिया की सॉवरेनिटी की बात आए। अगर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 की हम बात करें तो इसमें भी ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है वो इससे डील करता है, और इसमें बोला गया है कि ले सकते हो आप किसी भी कन्वर्सेशन को, सिर्फ आपको इसमें कंप्यूटर रिसोर्स से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में ये होना चाहिए। मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी को अगर इफेक्ट कर रहा है तो आप इन डाटा को यूज कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स हैं हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, लेकिन पेगासस का जो इलीगल तरीके से यूज किया जा रहा है, आप किसी एक्ट के तहत लाओ ना कि इस तरीके का स्पाईवेयर है वो यूज किया जा रहा है आप सर्विलेंस करने के लिए, बिना लोगों को पता किए उनके डाटा को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप तो ये तो ब्रीच कर रहे हो, जो भी उनकी प्राइवेसी है उनको आप ब्रीच कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के अमेंडमेंट एक्ट होता है, और उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो स्टेट लिस्ट, शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में एंट्री 32 के तहत आता है। मतलब स्टेट लिस्ट का काम है, स्टेट इसके ऊपर लॉ बनाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टेट किया गया तो उसमें यही प्रॉब्लम सबसे मेजर उठ करके आई कि जब भी आप 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हो, उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, आपने भाई स्टेट लिस्ट से इसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि अब आपने ये बोल दिया कि यूनियन भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो 32 जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जब आपने इसमें बनाया, चेंजेज अगर आप कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करोगे आर्टिकल 368 के तहत, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट को लेकर के कर रहे हो तो आपको मोर देन 50% जो स्टेट हैं उनकी भी आपको मेजोरिटी चाहिए। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुआ तो स्टेट से कोई भी उनकी सलाह सहमति नहीं ली गई। इसी को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसको स्ट्रक डाउन किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किए गए, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19 में डिक्लेयर किया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको बनाया जा सकता है, और आर्टिकल 43 में इसको इंक्लूड किया गया कि जो डीपीएसपी के तहत कि सेंटर जो है, स्टेट जो है वो भी इसके लिए वर्क करेगा। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सेंटर की पावर थी उसको स्ट्रक डाउन किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको वैसे के वैसे रखा गया है। जैसे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आर्टिकल 252 252 के तहत 2 से ज़्यादा स्टेट जाकर के पार्लियामेंट को बोलते हैं कि आप किसी स्टेट लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है। तो ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, उसके ऊपर अभी भी पार्लियामेंट के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है, उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा करके जो हमारा फेडरलिज्म है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मेंटेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज ब्रेग्जिट को लेकर के है। ब्रेग्जिट आपको पता है ईयू से, यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28 कंट्रीज मिलकर के अपना एक ओपन एंड फ्री एरिया डिक्लेयर कर रहे थे। अब इस ब्रेग्जिट से यूके बाहर निकल जाता है। यूके को आप अगर मैप देखोगे तो यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये पार्ट आते हैं यूके में। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही यहाँ से निकला बाहर, जो आयरलैंड है वो ईयू का पार्ट है। अब आयरलैंड ईयू का पार्ट है तो पहले क्या था कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आयरलैंड के साथ में भी अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाता था, और यहाँ पर इस वाले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स मतलब ब्रिटेन के साथ में भी अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ईयू से बाहर निकला ब्रिटेन, यहाँ पर एक बॉर्डर डिसाइड कर दी गई ईयू के द्वारा, कि ईयू ने एक बॉर्डर डिसाइड की, और इस बॉर्डर के थ्रू ये बोला कि जब भी नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ चीज़ें जाएंगी, सामान जाएगा, तो उसके ऊपर कुछ
क्या लगाया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। अब इसी को लेकर के प्रॉब्लम है, नॉर्दर्न आयरलैंड के जो पूरा आइलैंड है उसमें 32 काउंटीज़ हैं। उन 32 काउंटीज़ में जो 26 हैं वो तो आइलैंड के पार्ट हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो नॉर्दर्न आइलैंड में सिचुएटेड हैं, जिसमें जो कैथोलिक्स कुछ जगह रहते हैं कैथोलिक्स और कुछ जगह रहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। जो कैथोलिक्स हैं वो आयरिश रिपब्लिक के साथ जाना चाहते हैं और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो ब्रिटिश क्राउन के लॉयल हैं। अब इन्हीं को लेकर के प्रॉब्लम है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम ब्रिटेन के साथ रहें, कुछ लोग चाहते हैं कि आयरलैंड के साथ रहें। इसी को लेकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि जो हम रोज़ करंट डिस्कस करते हैं, क्या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, करंट के जो क्वेश्चंस हैं, क्या उनको इंसर्ट किया जाए हमारे जो डेली न्यूज़ डिस्कशन होता है उसमें, कि हम जो भी करंट में क्वेश्चन बन पा रहे हैं उनको हम रोज़ डिस्कस करें, जिससे आपके जो करंट है वो अच्छे से तैयार हो पाए। तो आप नीचे बता सकते हो कि हम इसको इंसर्ट करें या ना करें। ओके, थैंक यू।